नमस्कार। मैं दिलीप सुरोज है। रोज की तरह आज भी आप सभी दर्शकों का, स्पर्धात्मक स्टूडेंट का राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज भी भारत का इतिहास, अर्वाचीन, प्राचीन एवं मॉडर्न, इसके मुताबिक सबसे पहले भारत का इतिहास, हम अर्वाचीन भारत का इतिहास ये सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक जरा देखते हैं हम वैदिक संस्कृति ऋग्वेद कार्यकाल खंड जो आर्य से संबंधित है। अभी तक हमने देखा अर्वाचीन भारत के इतिहास के मुताबिक ताम्र पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, निम्न पाषाण संस्कृति, पुरातन पाषाण संस्कृति, लौह युग। उसके बाद में उसका कार्यकाल खंड समाप्त होने के बाद दूसरा कार्यकाल खंड लगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति, सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति। ये दो संस्कृतियां होने के बाद अब तीसरा चरण शुरू होता है आर्य संस्कृति। आर्य इनके बीच में जीवन यापन करने की, जो सामुदायिक जीवन यापन करने की प्रणालियां थी, रीति रिवाजें, प्रथा, परंपराएं, त्योहारें, खुशियाँ, ये सब मिलाकर, कुल मिलाकर जीवन यापन करने की जो पद्धतियां थी वो ये संस्कृति, उसी संस्कृति कहलाया जाता है। आज हम देख रहे हैं वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति लगभग अभी तक जो मैंने संस्कृति बताई, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसके अलग, तथा इसके बाद में जो संस्कृति आई थी सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति, इससे भी पूरी मात्रा में अलग थी। आर्य संस्कृति ऋग्वेद कालीन संस्कृति कहा जाता है। और इस समय जैसा कि सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, यह शहरनुमा संस्कृति थी। जैसा कि अर्बन लेवल पे उसकी संस्कृति बनी हुई थी, मकान, रहना, गांव वगैरह सब चीज़ें। लेकिन उसके विपरीत थी आर्य संस्कृति, जो जिसे वैदिक संस्कृति कहलाया जाता है, जो पूरी मात्रा में ग्रामीण में बसी हुई थी। ग्रामीण इलाके में ये संस्कृति बसी हुई थी और ग्रामीण की तरह ये संस्कृति थी। और इनका मुख्य उद्योग था चरवाह, पशुपालन। एक प्रमुखता के तौर पर इसका उद्योग था। और खेती बाड़ी ये द्वितीय लेवल पे उद्योग था, जबकि इनमें कोई कारखानदारी उद्योग नहीं बना था। तो आइए जरा देखते हैं हम हमेशा की तरह पॉइंट के साथ वैदिक संस्कृति जो आर्यों से संबंधित है, यह ऋग्वेद काल खंड के समय हुई थी। इस मुद्दे में ख्याल में रखिएगा, इस मुद्दे पे सवाल उठाया जा सकता है स्पर्धा परीक्षा में। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्य ऋग्वेद कार्यकाल खंड की वैदिक संस्कृति केवल मात्र एक संस्कृति की धरोहर नहीं थी, एक संस्कृति की जीवन यापन सामुदायिक प्रणाली की धरोहर नहीं थी, अपितु इससे, इस संस्कृति को कुछ शास्त्रोक्त आधार था, शास्त्रीय प्रणालियां थी, तत्कालीन जो स्थितियां थी उसके मुताबिक। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जब वैदिक संस्कृति आई तो इस संस्कृति में कितने प्रकार की शास्त्रोक्त पद्धतियां, प्रणालियां थी। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। कुल मिला के वैदिक संस्कृति में जो आर्यों से संबंधित थी, जो ग्रामीण तरह की थी,
उसमें केवल मात्र एक ऐसी संस्कृति नहीं थी, अपितु उसे वैदिक आधार था। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, आरण्यक है, उसके बाद ब्राह्मण है, उपनिषद है। और ये 4 प्रकार के काव्य में या शास्त्रोक्त पद्धति में उस समय की संपूर्णतया जीवन यापन प्रणालियां जो सामुदायिक के तौर पर चलती थी, इसके बारे में उल्लेख दिलाया है। खासतौर पर एक बात ख्याल में रखिएगा, आर्य संस्कृति सिंधु सभ्यता से संस्कृति से विपरीत थी। सिंधु संस्कृति शहरी लेवल की थी, अर्बन डिपार्टमेंट की थी, और ये ग्रामीण रूरल की तरह थी आर्य संस्कृति। आर्य संस्कृति में शास्त्रोक्त पद्धति का आधार है, जो 4 प्रकार के ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण्य और उपनिषद, इन सभी का आधार लेकर चलने वाली ये संस्कृति थी। इसका मतलब ये हुआ, ताम्र प्राचीन काल से लेकर जो तीसरी संस्कृति हमें हमारे भारत में प्राप्त हुई, इसमें काफी मात्रा में सुधार आया था। और इसकी खासियत एक में हुई थी, ग्रामीण में बसी हुई थी। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति के बारे में आगे क्या कहते हैं। अब भारत में आर्यों का भौगोलिक विस्तार किस तरह से हुआ, कौन कौन सी दिशा से हुआ, और एक दम में तो एक ही बार तो आर्य आए नहीं, यहाँ पे अनेक बार आते रहे। आर्यों की एक टोली जो भी हो, 50-100 लोगों की एक टोली आ जाए, वो बस गई। उसके बाद में दूसरी टोली आई, वो वहाँ बस गई। लेकिन आर्य आने के पहले इस भारत भूमि में जो बसे हुए लोग थे, पहले आर्यों के पहले, जिन्हें दास एवं दस्यु कहलाया जाता था, ये सवाल उठाया जा सकता है। यहाँ पे जो पहले आर्यों के पहले आकर बसे लोग थे, उन्हें जब आर्यों का आगमन हुआ, उस समय यहाँ के मूल निवासियों को दास एवं दस्युओं के मुताबिक माना जाता था। अब तीसरी बात हम देखते हैं, आर्यों का भारत में कब से आना शुरू हुआ। भौगोलिक विस्तार, ईस्वी सन 1500 में ऋग्वैदिक आर्यों का आगमन, स्थानिक दासों से संघर्ष। अब ईस्वी सन 1500 लगभग तीसरी संस्कृति है। ईस्वी सन 1500 में आर्यों का भारत में आना या आगमन होना शुरू हो चुका था। अब आर्य आए किधर से, इसके बारे में बहुत सारी लंबी यादियाँ हैं। हर इतिहासकारों ने अपने अपने मुताबिक बताया है। किसी ने बताया यूनान से आए, किसी ने बताया रूस की ओर से आए, किसी ने बताया कॉकेशस पर्वत की ओर से आए, किसी ने बताया पश्चिमात्य की ओर से आए। तो जिधर से भी आए होंगे, उस प्रकार से आर्यों ने हमारे यहाँ भारत में 1500 सदी में, ईस्वी सन 1500 में आगमन किया। इसके पहले जो यहाँ बैठे थे आर्य, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे जो पहले बसे हुए लोग थे, जिन्हें दास दस्यु कहलाया जाता था, उनके साथ उनका युद्ध होना आरंभ हुआ अपने अस्तित्व के लिए या किसी निजी तौर पर। जब शुरुआत के तौर पर कुछ टोलियाँ आर्यों के यहाँ पे आई, तो उन्होंने यहाँ के जो बसे थे उनके साथ युद्ध कर लिए, युद्ध में जीत भी हासिल कर ली, और वो भी रहने लगे, ये भी रहने लगे। ये होने के बाद कुछ 20-25 बार के बाद में आई हुई जो आर्यों की टोली थी, मात्र उन टोलियों को अपने आर्यों से ही युद्ध करना पड़ा, अपने वरिष्ठता में दर्शाने के लिए। पुराने आर्य जो यहाँ आए हैं, इसके बाद 25-26वीं टोली जब यहाँ पे आई, तो आने वाली आखिरी वाली जो टोली आई थी या 25-26वीं टोली थी, जो पहले 25 के पहले आर्य की टोली आई थी, उनके साथ में युद्धमय स्थिति प्रारंभ हो गई, जो अपने आप को वरिष्ठतम दर्शाने की बात थी। इसके बाद देखते हैं हम, सैनिकों से संघर्ष भी हो गया।
अब यहाँ पे देखिए खास तौर पर आर्यों के 5 कबीले यानी जन कहलाया जाता है, उसे पंचजन कहलाते हैं। इसके बाद भरत जन के राजा सुदास ने पुरुष्ण नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पहले अनार्य जो बचे हुए थे वो भी है, जिसे दास दस्यु कहलाया जाता है। जो शुरू से टोली आई, आर्यों की जो टोलियां खेपे शुरू से आई वो भी बचे हैं। उसके बाद में जो नए आने वाले हैं वो आकर इसी युद्ध करने लगे, एक व्यक्ति दर्जा दिखलाने लगे, वरिष्ठता दिखलाने लगे। उसके बाद ऐसे करते करते आर्यों के बीच में भी संघर्ष स्थापित हुआ। आर्यों दास दस्यु के साथ भी संघर्ष स्थापित हुआ। उनकी टोली अलग, इनकी टोली अलग, एवं दास दस्यु की स्थितियां अलग। इसके बाद में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा घटना हमारे भारतवर्ष में हुई। जो घटना थी जिसे दशराज युद्ध कहलाया जाता है, दशराज युद्ध। और ये अर्वाचीन भारत के पूर्व स्थितियों में बहुत मायना में ख्याति रखता है, दशराज युद्ध। अब दशराज युद्ध हुआ किसमें, इसके बारे में देखते हैं, जो हमें वैदिक संस्कृति दिलाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि आर्यों के कबीले आए थे, उनके कबीले पंचजन थे, यानी 5 कबीले मिलकर एक पंचजन कबीला कहलाया जाता था। आर्यों के 5 कबीले थे, उसके साथ साथ अनार्यों के भी 5 कबीले थे। कुल मिला के 10 कबीले हुए, और 10 कबीले के साथ एक भरत नाम की आर्यों की टोली थी। वो भरत नाम के आर्यों की टोली के प्रमुख थे राजा सुदास। ख्याल में रखिएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। राजा सुदास के द्वारा आर्यों के 5 पंचजन्य आर्य एवं अनार्य की 5 टोलियां, कुल मिला के 10 टोलियां हो गई। और 10 टोलियों के साथ राजा सुदास द्वारा जो भरत टोली के राजा के प्रमुख थे, युद्ध लड़ाया गया। कहाँ पे? पुरुष्णी नदी, पुरुष्णी नदी जिसे आज रावी नदी कहलाया जाता है, रावी नदी के तट पर। रावी नदी आपको पता है पंजाब की ओर से होती है, जो पाकिस्तान में बहती है। तो इस नदी पे इस नदी के तट पर युद्ध हुआ, और ये 10 राजाओं के संघ को भरत नाम के टोली ने पराजित कर डाला, जिसके प्रमुख थे राजा सुदास। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये दशराज युद्ध में राजा सुदास की टोली को, भरत टोली को युद्ध किन किन से करना पड़ा? आपसी जो पंचजन्य थे, 5 टोली थी आर्यों की, उसके साथ में युद्ध करना पड़ा। उसको, उस पंचजन्य को अनार्यों की 5 टोलियां भी साथ दे रही थी। कुल मिलाकर 10 टोलियों के साथ में भरत टोली के प्रमुख ने, राजा सुदास ने युद्ध करके उन्हें पराजित किया। तब से लेकर इस प्रदेश को भारत नाम मिला। अब जरा देखते हैं वो 5 आर्य और 5 अनार्य कौन कौन सी टोलियां थी। देखिए, सबसे पहले 5 आर्य जो दशराज युद्ध में उतरे हुए थे। 5 आर्य हैं अनु, द्रहयु, यदु, पुरु और तुर्वश। ख्याल में रखिएगा, इसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है इन लेवल पे। 5 आर्य की टोलियां में से वो आर्य की टोलियां थी, एक थी अनु, द्रहयु, यदु, पुरु एवं तुर्वश। इसके बाद में 5 अनार्य की टोलियां थी। वो देखिए जरा, 5 अनार्य राजाओं का संघ था, जो यहाँ के दास दस्यु, जिनका था अकील, पक्थ, भलानस, शिव एवं विशागिन। ये 5 अनार्य थे, 5 आर्य के और 5 अनार्य के, कुल मिला के 10 हुए।
10 के साथ में भरत टोली के प्रमुख राजा सुदास ने युद्ध किया। उन 10 राजाओं को समाप्त कर दिया, पराभूत कर दिया। उस दिन से हमारे देश को राजा सुदास के द्वारा भरत नाम दिलाया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। भरत नाम दिलाया गया है। इसके बाद में देखते हैं हम राजनैतिक स्थितियां किस प्रकार से थी। अब जबकि इतना सब कुछ होने के बाद हमें इस सब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा कि यहाँ की राजनैतिक स्थितियां किस प्रकार से थी। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे संस्कृति बनी वहाँ पे मानवीय जीवन का सामुदायिक के तौर पर जीवन यापन करना शुरू हुआ। उसके बाद में दूसरी बात ये होती है, कुछ ना कुछ सत्ता चलाने वाले, संभालने वाले होते हैं, जो एक विभाग के लेवल पे हो, राज्य के लेवल पे हो या केंद्र शासन के लेवल पे हो, केंद्र के स्तर पे लेवल पे हो, लेकिन राज प्रमुख होते ही है। तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इसकी राज सत्ता किस प्रकार से थी, जो वैदिक संस्कृति से संबंधित है। सवाल उठाया जा सकता है। राजनैतिक स्थितियां आर्य सभ्यता सबसे पहले विशेषता है इसकी एक ग्रामीण लेवल की थी, जिसे रूरल कहलाया जाता है। उसके बाद इसका मुख्य व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन। पशुपालन, जानवरों को पालना, जानवरों के साथ रहकर उसकी ओर से प्राप्त होने वाला दूध के द्वारा बनने जाने वाले अनन्य ऐसे साधन जो खाने की सामग्री बनती थी, वो मुख्य व्यवसाय था, चरवाहा पशुपालन। उसके बाद गौणता के पूर्व यानी द्वितीयता के पूर्व अब आगे धीरे धीरे खेती बाड़ी की ओर बढ़ने लगे थे, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि अब ज़्यादा दिन तक खाना बदोशी का जीवन अच्छा नहीं है, हमने भी हमारे संस्कृति के मुताबिक खुद के जीवन यापन के लिए घरदार बना लेना चाहिए। और खाना बदोशी का जीवन आर्य संस्कृति ने लगभग समाप्त करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो चुका है, गौण कृषि थी और आर्य संस्कृति का पूरा इतिहास ऋग्वेद में प्राप्त होता है। जैसे कि शुरू में हमने कहा था कि केवल एक ही ऐसी संस्कृति है कि केवल वो एक मान्य नहीं, अपितु सभी वेद लिए गए हैं, साथ साथ कुछ उपवेद है जो ब्राह्मण्य है, आरण्यक है, उपनिषद है। लेकिन आर्य संस्कृति का ज्यादा मात्रा में इतिहास हमें ऋग्वेद दिलाता है। ये बात स्टूडेंट अच्छी तरह से ख्याल में रखिएगा। इसके बाद हम तीसरी बात देखते हैं, राजनीतिक स्थितियां किस प्रकार से चलती थी। अब राजनीतिक स्थितियों में हम देखते हैं जैसा कि कुछ शासन इकाइयां थी, उस समय की सभ्यता के मुताबिक आर्य संस्कृति ने भी अपनी शासन इकाइयां बनाई थी। जैसा कि आज अपने मॉडर्न एज में हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में केंद्र शासन है, राज्य शासन है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्यों की इकाइयां हैं। उसके बाद में अब तीसरा राज्य हम देखते हैं, एक घटक राज्य क्या, एक हमारे भारत के अंदर केंद्र शासन प्रदेश है, केंद्र शासन है। केंद्र शासन के बाद में जो इकाइयां है राजनीतिक, वो राज्य शासन है। और राज्य शासन के बाद में भी और राज्य में कुछ ऐसी इकाइयां बनाई चुकी है जिसे स्थानिक स्वराज्य संस्था कहलाया जाता है। जैसा कि महानगर पालिकाएं, नगर परिषदें, नगर पंचायतें, जिला परिषदें, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतें, ये सभी प्रकार की स्थितियां वो तत्कालीन आर्य संस्कृति ने भी दिलाई थी, लेकिन नाम में फर्क है। तो जरा देखते हैं क्या होता है। शासन इकाइयों में सबसे छोटी इकाई थी गृह। आर्यकालीन सभ्यता ने हमें शासन जरूर था,
और जरूरी होता है चलाने के लिए। तो पहले सबसे छोटी इकाई दिलाई है हमें गृह। गृह नाम की इकाई थी जो सबसे छोटे लेवल पे शासन की इकाई थी, और उसमें मुखिया था, जिस मुखिया का नाम था कुलुप या पिता। गृह शासन प्रणाली में मुखिया होता था, उसका नाम था कुलुप या पिता। ख्याल में रखिएगा, सवाल उठाया जा सकता है। शासन इकाई में सबसे छोटी इकाई थी आर्य संस्कृति में, ग्रामीण जो थी उसमें गृह, और गृह का मुखिया था कुलुप या पिता। उसके थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं हम, तो दूसरा था ग्राम या गांव। ग्राम या गांव तो हर कोई जानता है। ग्राम या गांव एक दूसरी शासन इकाई थी जो पहला छोड़कर थोड़ी ऊपर उठ चुकी है। इसका प्रमुख था ग्रामणी। ग्राम या गांव एक शासन इकाई मानी गई है, और उसके ऊपर जो शासन प्रमुख था उसे ग्रामणी कहलाया जाता था। ग्रामणी। अब इसके बाद तीसरी इकाई आ चुकी है हमारी वेश, कबीला या कैप्टन। तीन अल्फाज है, तीन नाम ख्याल में रखिएगा। सबसे छोटी गृह, उसके बाद में ग्राम या गांव, उसके बाद में थोड़ी ऊपर उठते हैं हमारी वेश, उसे ही कबीला कहते हैं, उसे ही कैप्टन कहते हैं। और ये तीनों अल्फाजों जिस इकाई को दिलाई गई जो ऊपर की ओर बढ़ती है तीसरे नंबर पे, उसका प्रमुख था विशपति। उसके शासन प्रमुख का नाम था विशपति। और विशपति एक लगभग बहुत सारे अधिकार इस पद के अंदर थे, क्योंकि वेश कबीला कैप्टन इसमें गृह भी समाविष्ट हो चुका, कई गांव ग्रामीण भी समाविष्ट हो चुकी है, गांव ग्रामीण समाविष्ट हो चुके हैं। उसके बाद में जो बना कबीला वेश कैप्टन, तो विशपति ऑलरेडी दोनों में से बड़ा अधिकार, पहला अधिकारपति ये था विशपति। इसके बाद में हम ये देखते हैं चौथा क्रमांक आता है हमारा जन। हमारे आर्य संबंधित वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ी शासन की इकाई आती है जन। ये जन में गृह भी समाहित है, ग्राम भी समाहित है, विश कबीला भी समाहित है। ये सब मिला के कुल मिला के बना जन है सबसे बड़ी शासन इकाई थी, जिसे केंद्र शासन की तरफ भी माना जाता है जन को, उस समय के आर्य संस्कृति के मुताबिक। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रमुख था राजा। इस शासन इकाई का प्रमुख था जिसका नाम था राजा। और ये राजा जिसे दो नाम दिलाए गए थे, उस संस्कृति ने राजा को दो नाम दिलाए गए थे। एक था नाम गोप जनस्थ, एक था नाम गोप जनस्थ, यानी ये राज्य कारभार करके जनता को संभालने वाला था गोप जनस्थ। और दूसरा था पुराभेत्ता, इसका नाम राजा का नाम दूसरा था पुराभेत्ता। पुराभेत्ता का मतलब होता है दूसरे नगरों पे आक्रमण करके अपने कब्जे में लेने वाला, ये हो गया पुराभेत्ता। जैसा कि जन ये शासन की सबसे बड़ी इकाई थी, और जन का प्रमुख था राजा, जिसे गोप जनस्व भी कहलाया जाता था, और पुराभेत्ता ये नाम भी दिलाया जाता था। तो आपने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं और आगे की बातें। अब आगे की बातें ये देखिएगा। राजनीतिक इकाइयां चलाने के लिए, जैसा कि शुरू से लेकर सबसे छोटा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, और सबसे बड़ा जन। अब जन का कारोबार करने के लिए केवल मात्र राजा की ओर से नहीं चलाया जाता था, उसके लिए
कुछ मंत्रीगण भी साथी थे, कुछ मंत्रीगण भी साथी थे। और मंत्रीगण में कौन कौन से वे पद थे जो आर्यकालीन संस्कृति ने हमने दिलाई थी, इसके लिए थोड़ा इलस्ट्रेशन करके देखते हैं। अब देखिए, राजा चलाने के लिए मंत्री भी जरूरी था। मंत्री एक का नाम मंत्री, एक पद का नाम मंत्री, दूसरे पद का नाम था सेनापति, तीसरे पद का नाम था पुरोहित और चौथे पद का नाम था ग्रामनी। एक जन नाम की राज्य संस्था चलाने के लिए वहां पे सेपरेटलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस के लिए केवल मात्र 4 पदों की निर्मित कराई गई थी, जो थे, एक पद था मंत्री नाम का, दूसरा पोस्टिंग था सेनापति नाम का, तीसरा पोस्टिंग था पुरोहित नाम का और चौथा पोस्टिंग था ग्रामनी नाम का, जो एक जन के लेवल पे चलाई जाती थी शासन निकाय। तो देखते हैं जरा, अब ये चारों में से राजाओं के साथ जो 4 जने बैठे हैं, 4 पोस्टिंग बैठे हैं, इस चारों में से सबसे बड़ा वैल्यूएबल यानी जिसे बहुत सारा महत्वपूर्ण पद था वो था पुरोहित का। राजा के सामने जन लेवल पे राज्य कारभार चलाने के लिए 4 पद थे, जिसमें से पुरोहित नाम का जो पद था ये बस सबसे ऊंचा पद था। अब यहां से इलस्ट्रेशन देख लेंगे आप। और ये पद किसी सभा या समिति के द्वारा नहीं भरा जाता था, अभी तो ये पद वंश परंपरा के अनुसार था। पुरोहित का पद सवाल उठाया जा सकता है, ख्याल में रखिएगा। पुरोहित का पद जो वंश परंपरागत के मुताबिक भरा जाता था। सेनापति का जो पद था जन लेवल पे कार्य करने के लिए, ये पूरे राज्य के अंतर्गत रहने वाली सेनाओं का प्रमुख था, जिसे सेनापति कहलाया गया है। सेना के प्रति क्या कार्य है, सेना किस तरह से चलाई जाए, सेना के लिए क्या करना चाहिए, अदर एक्टिविटीज कौन सी निर्णय लेनी चाहिए सेना ने, इस सब का जिम्मा सेनापति पद जो था उसके ऊपर था, एक जन के लिए, एक राज्य के लिए। इसके बाद ग्रामनी। अब ग्रामनी सभी ग्रामों का रिप्रेजेंटेशन वहां पे पेश करता था राज्य कारभार या राज्यसभा में। ग्रामीण गांव या ग्राम के प्रमुख ग्रामनी का प्रमुख ग्रामनी होता था, और ये पद के जरिए ही सभी ग्रामीण लेवल पर राज्य कारभार की स्थितियां और जन कल्याण की स्थितियां प्राप्त करने हेतु ये कार्य था ग्रामनी का। और उसके बाद में है मंत्री। अब मंत्री नाम की भी पोस्ट थी, और मंत्री इस तरह से थे वहां पे कि राज्य कारभार में स्थित जो जो स्थितियां है राज्य कारभार चलाने के लिए, जैसा कि आज के जमाने में है, उसी प्रकार कल के भी जमाने में था। एक मंत्री जो राजाओं के पत्र व्यवहार, लेखा जोखा एवं राज्य कारभार चलाते समय कुछ निर्णय लेना, ये सभी स्थितियों में मंत्री नाम का जो पद था ये काम में आता था। तो आपके ख्याल में आया होगा कि वैदिक संस्कृति ने हमें जो जन्म दिया शासन निकाय, ये केंद्रीकृत शासन इकाई थी ऐसा मानना पड़ेगा। और केंद्रीकृत शासन इकाई में सबसे बड़ा पद था राजा का, और उसके बाद में राज्य कारभार चलाने हेतु तो मंत्री, सेनापति, पुरोहित, ग्रामनी ये 4 पद थे। इसके बाद देखते हैं कुछ राजा के जो राज्य कारभारों से अलग लेकिन व्यक्तिगत कर्मचारी थे। राजाओं के लिए व्यक्तिगत कर्मचारी थे। एक का नाम था उपस्थि, ये पद था राजाओं के, जिनका राजा है प्रमुख, उसके व्यक्तिगत जो कर्मचारी थे, एक उपस्थि नाम का पद था, दूसरा येप्य नाम का पद था। ये प्रमुखता के तौर पर पद थे, जिसे आज पर्सनल असिस्टेंट कहलाएगा, पर्सनल सेक्रेटरी
कहलाइएगा, या और कोई अन्य जो भी ओएडी कहलाएगा। उसके बाद में कर्माण, सूत, रथकार, राजाओं के व्यक्तिगत कर्मचारी खास लेवल पे उपस्थित और युक्त थे। इसके साथ साथ दूसरे दर्जे के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो सूत था, कर्माण था और रथकार था। और यहाँ पे देखिएगा इसे शासन इकाइयां 4 पदे, उसके बाद राजा की व्यक्तिगत कर्मचारी 3 और 2 5, 4 और 5 9, राजा 1 10 और कुल मिला के 2, ऐसे कुल मिला के 12 कारोबारी थे जिन्हें रत्नी कहलाया जाता है। राज्यकार, केंद्रीय राज्य कारभार पद्धति में कुल मिलाकर 12 पद थे जो अपने अपने दर्जे के मुताबिक थे। उन्हें ही राजा सहित रत्नी नाम का विशेषण दिलाया गया था हमारे आर्य संस्कृति ने, वैद्य संस्कृति ने। ये बात ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर रत्नी कितनी थी आर्य संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में 12 जो पूरे पद यहाँ पे दिलाए गए हैं। इसके बाद में देखते हैं हम राजा की निर्मिति, राजपद की निर्मिति हो गई। राज्य कारभार करने के लिए राजपद के अधीनस्थ रहने वाले वो पदों की निर्मिति हो गई जो राज्य कारभार चलाने में मददगार साबित होते हैं या संभालने वाले होते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि राजा पद की स्थितियां किस तरह से चलती थी। हमारे वैदिक कार्यकाल खंड में ऋग्वेद ने जो हमें भारत का इतिहास दिला है उसमें ये देखते हैं कि राजा का पद क्या वंशोपरागत था, वंशानुगत था? क्या राजा लड़ाई करके मारपीट करके खुद बन जाता था? जी नहीं। थोड़ा देखिएगा, सभा और समिति, ये 2 पार्ट हमारे संस्कृति ने हमें दिलाए हैं। सभा क्या थी? कबीले के ज्येष्ठ सदस्य रहते थे और महिलाओं को सभापति कहते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सभा क्या चीज होती है? राजा पद निर्मिति के लिए राज्यों कारभारों में सभा भी थी और समितियां भी थी जो राजा पद का निर्माण करने में सहयोग प्रदर्शित करती थी। अब सभा अनेक कबीले मिला के हमारा जन बना था जो एक ऊंची शासन इकाई थी, सबसे हाईएस्ट। और वो जन को संभालने के लिए ये पदे तो हमने देख लिए, राज्य कारभार करने के लिए राजा का पद, उसके बाद में राज्य कारभार संभालने के राजा के साथ जो भी हमारे सहयोगी पद थे वो देख ले। लेकिन जन को राजा दिलाने का कार्य सभा और समिति ये दोनों के सहयोग से होता था। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा डिफरेंट है। सभा में कबीले के ज्येष्ठ सदस्य रहते थे। जितने भी वो हमारे एक राज्य में केंद्र शासन की जो जन इकाई है जिसमें कबीले आए हैं, उन सभी कबीले के ज्येष्ठ गण रहते थे हमारी सभा में। और ये सभा में महिलाओं को भी लिया जाता था, जिन्हें सभापति कहलाया जाता है। जिन्हें क्या कहलाया जाता है? सभापति। सवाल उठाया जा सकता है कि सभापति किसको कहलाया जाता है? सभा के साथ में ज्येष्ठ कबीलों के सदस्य एवं उनकी कुछ स्त्रियां ली जाती थी, महिलाएं ली जाती थी, उन्हें सभापति कहलाया जाता था। इसके बाद ये क्या करते थे सभा वाले? ग्रामीण मामले, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक चर्चाएं भी होती थी। ग्रामीण मामले का मतलब छोटे से लेवल से लेकर जनता जनार्दन की सुख सुविधाएं, जन कल्याण एवं राज्य का कल्याण एवं ग्रामीण स्तर पर किस तरह से और आगे बढ़ाना, इस संस्कृति को
जीवन यापन को अच्छी तरह से किस तरह चलाना है, इसकी चर्चाएं ग्रामीण लेवल पे, ग्रामीण के मामले जो भी थे, जो भी एक राजा को अपना राज्य कार्यभार चलाने हेतु राजधर्म निभाना पड़ता, वो राजधर्म के मुताबिक ये सभा के कबीले के ज्येष्ठ सदस्य कार्यरत थे, और जो महिलाएं थी उसे भी सभाओं के कहकर वो भी काम करती थी। एक ग्रामीण मामले, राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक चर्चाएं। अब राजनीतिक चर्चाएं, राज्य कारभार चलाने हेतु यह हमारे राज्य के ऊपर और किसी राज्यों का आक्रमण होने वाला है, प्रति आक्रमण करना है हमें, या दूसरी बात राज्यों की सीमा बढ़ाना है हमें, या हमारे राज्य में दुष्काल है, अकाल है, उस समय की स्थिति को संभालना है हमें, या जनता का जन कल्याण करना है हमें। इस तरह से ये वो राजतंत्र चलाने हेतु ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन से प्रशासनिक जरिया से कारभार किया जाए, इसकी भी चर्चा है बतौर प्रशासनिक ये कॉलम के अंतर्गत यहाँ पे होती थी। जैसा कि पद भरना, पोस्टिंग रिक्वायर, उसे नियुक्ति करना, कौन से पोस्ट पे कौन से रिक्वायरमेंट के जरिए से समाज की कौन सी जिम्मेदारी को पोस्ट पे देना, इस तरह से नौकरी पेशाएं भी उस समय चलती थी। और न्यायिक चर्चाएं, एक बात हमेशा ख्याल में रखिएगा, हमारे वैदिक संस्कृति ने सभा और समिति ये दो दुनिया है जो राजा निर्मित करती है, राजा का पद निर्मित करती है, ये दुनिया है। और सभा और समिति में इतना ही फर्क है मोटे तौर पर कि सभा में न्यायिक कार्य चलाए जाते थे, जो न्यायदान पूर्वता, न्यायदान करना, न्यायिक कार्य करना, ये सभा के जरिए से चलाया जाता था, राजा के जरिए से नहीं, या समिति के जरिए से नहीं। समिति के जरिए से न्यायदान नहीं होता था, सभा के जरिए से न्यायिक कार्य संभाले जाते थे। इतनी बात भी पर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है समिति। अब समिति का कौन सा काम था? ऋग्वेदिक काल में अंतिम चरण स्थापित हुई समितियां। ऋग्वेद ने हमारे आर्य संस्कृति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें दिलाई है, जिसमें स्पष्टता से तौर पर कहा गया है कि समिति का निर्माण उस समय हुआ जब ऋग्वेद काल का अंतिम चरण लगने वाला था। ऋग्वेद काल के बाद में हमने देख लिया है, ऋग्वेद काल के बाद में यजुर्वेद की शुरुआत होती है। तो ऋग्वेद काल में अंतिम चरण में स्थापित होती है समितियां। अब इसमें देखते हैं हम राजनैतिक मुद्दों पर विचार विनिमय। वही जो सभा का कार्य था राजनीतिक विषयों पर, वो भी विचार विनिमय इसमें भी होता था, राजनीतिक मुद्दों पर विचार विनिमय। उसके बाद राजा का निर्वाचन समिति द्वारा हुआ करता था। जैसे कि हमने कहा सभा और समिति ये दुनिया है जो राजपद का निर्माण करती है। जैसे कि हमने कहा कि ऋग्वेद के अंतिम चरण में समिति द्वारा राजा का निर्वाचन होना आरंभ हुआ था। तो इसके पहले कौन करता होगा? तो इसके पहले सभा थी। और देखिए समिति प्रजा राजा का निर्वाचन समिति द्वारा किया जाता था। कुछ कार्यकाल खंड के बाद में समिति एक ऐसी इकाई बनेगी जिस द्वारा ही राजा पद का, जिसे आज के जमाने में चुनाव कहलाए जाते हैं, निर्वाचन कहलाए जाते हैं, वो स्थिति इस समिति को थी। राजा का निर्वाचन समिति द्वारा किया जाता था और इस समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। अब देखिए अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दुहिताएं पुत्रियां कहा है। अब यहाँ पे आपके ख्याल में आऊंगा, ऋग्वेद काल में तो हुआ, लेकिन अथर्ववेद में साफ तौर पर रखा गया है
कि राजा की दो भुजाएं होती है, सभा और समिति। इतनी बात ध्यान में रखना। राजा की जो भुजाएं होती है, सभा और समिति। अब इसके बाद में देखते हैं, ऐसा स्पष्टता के तौर पर अथर्ववेद में कहा गया है, ऋग्वेद में नहीं, ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं हम सभा समिति, सभा और समिति अथर्ववेद कहलाया है। अथर्ववेद कह रहा है सभा और समिति प्रजा द्वारा निर्वाचित परिषद थी। सभा के निर्वाचित कौन सदस्य थे हमने देख लिए, कबीला के ज्येष्ठ लोग थे, कुछ महिलाएं भी थी, और सभा के साथ साथ समिति में भी कबीले के द्वारा ही निर्वाचित होकर सदस्यगण आते थे, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। और इसके बाद में सभा न्याय करती थी। सभा जो थी ज्येष्ठ कबीले के ज्येष्ठ लोग उसमें थे सभा में, उसे न्यायदान का कार्य सौंपा दिया गया था, समिति को नहीं। और समिति द्वारा राजपद की निर्मित होने के बाद राजा का निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन करना, इस समिति के साथ साथ सभा समिति दोनों मिला के कार्य करते थे। लेकिन अथर्ववेद में केवल समिति प्रजा द्वारा निर्वाचित परिषद थी और समिति द्वारा ही राजपद का निर्वाचन करना, राजा का निर्वाचन करना, ये समिति द्वारा ही किया जाता था, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। लेकिन इसके पहले सभा और समिति ये दोनों में भी कहा गया है। अब राजा के बारे में हम ये भी देखते हैं कि राजा की समिति द्वारा ही निर्वाचित होता है, एक बात। दूसरी बात है कि इसके पहले जो समिति जो बनी वो ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में बनी, अथर्ववेद के सामने बनी, अथर्ववेद ने अलग बात निकलाई है। अब खास तौर पर ये देखते हैं हम कि राजा का पद क्या वंश परांगत था, क्या राजा युद्ध लड़ाई करके अपना समाहित कर लेता था। यद्यपि समिति के द्वारा राजा का निर्वाचन हो रहा है, तो राजा केवल एक जनमानस से निर्वाचित नहीं होता था, वो तो योद्धा होते ही थे, लेकिन साथ साथ कहीं घरानों ने अपने परंपरा के मुताबिक दिलाया है, परंपरा कई घरानों ने ये भी दिलाया है, और कई घरानों ने राजा का पद भरने का काम सामंतों ने भी किया है। उस समय के कुछ अमीर लोग जो थे, सामंत लोग थे, उनके परिवार में से भी राजा पद भराया जाता था। और कुछ पुराने राजा घराने थे, उनकी ओर से भी परंपरावादिता के मुताबिक राजा का पद समिति के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। आम नागरिक से राजा नहीं बनता था, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसमें और एक समिति आई है, विदत। अब कहा जाता है कि विदत ही पूरे राज्य कारभार की जन्मदात्री समिति है। विदत नाम की जो इकाई है, ये इकाई जन्मदात्री संस्था की तरफ माना जाता है। जैसा कि सभा, सेना, समिति, इन तीनों की भी उत्पत्ति विदत में से हुई है। जाहिर है विदत में ज्यादा मात्रा में सामान्य नागरिक होंगे, सामान्य जन होंगे, कबीले वाले होंगे, ज्येष्ठ भी होंगे, श्रेष्ठ भी होंगे, छोटे भी होंगे, सामान्य भी होंगे। तो इनके ओर से विदत समिति, विदत इकाई, ये विदत इकाई जो है, इसमें से लगभग सभी प्रकार के नागरिकगण होते थे, और इनमें से ही विदत में से ही सभा भी बनाई जाती थी, जिसका हमने ऊपर इलस्ट्रेशन कर लिया है। समिति भी बनाई जाती थी,
जिसके तरफ कार्यकाल खंड क्या क्या दिया है, कौन कौन से कार्य क्षेत्र दिलाया है। उसके बाद में सेना की भर्ती भी इसमें से कराई जाती थी। सेना में जो सैनिकों की भर्ती थी, सेना नाम की जो इकाई चलाना था, इस सभी के लिए विधत इकाई अत्यंत महत्वपूर्ण थी हमारे आर्यों के ऋग्वेद कालीन आर्य सभ्यता या संस्कृति में। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम, इसमें विधत में महिलाएं भी होती थी। आर्यों की प्राचीन सभा, आर्यों की प्राचीन सभा जिसका नाम है विधत रखा गया था। ऐसा मानकर चलिए कि विधत ये जो एक संस्था थी, इसमें से ही सभा भी निर्मित हुई, समिति भी निर्मित हुई, राज्य कारोबार की स्थितियां भी निर्मित हुई एवं महिलाओं को भी वहां पर प्रतिनिधित्व दिलाया जाता था और सेना की भी भर्ती वहीं से की जाती थी। आमतौर पर विधत नाम की जो स्थिति थी या इकाई थी, इसमें बहुत मात्रा में कामयाबी के लक्षण जो आर्य संस्कृति वैदिक संस्कृति ने दिलाए हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम न्याय। 8वां मुद्दा है न्याय का। जैसा कि एक राज्य कारभार में राज्य चलाने हेतु एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन भी चाहिए, राजा का पद भी चाहिए या गवर्नमेंट, आज के जमाने में गवर्नमेंट चाहिए, जुडिशियल ये भी चाहिए, गवर्नमेंट भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, और किसके लिए? पब्लिक के लिए। एक कंट्री में जितना भी पब्लिक बसा हुआ है उस जमीन के भूभाग पे, उसको सब संभालने के कायदे मंडल भी चाहिए, न्याय मंडल भी चाहिए, विधिमंडल भी चाहिए। किसके लिए? जितने भी पब्लिक है उसके लिए। उसी प्रकार उस समय भी एक न्याय व्यवस्था अपनाई गई थी जो आर्य संबंधित वैदिक कार्यकाल खंड की वैदिक संस्कृति है, जिसे ऋग्वेद में दर्शाया गया है। ये बात बार बार मैं कह रहा, ख्याल में रखिएगा। अब देखते हैं हम, कानून रीति का नाम धर्म था। कानून या रीति रिवाज। अब जैसा कि आपको पता हुआ, आज के युग में भी बहुत सारे ब्रिटेन के राज्य घटना में उनके रीति रिवाज के मुताबिक कामकाज चलाया जाता है। आज भी जो 1627 के बाद में लगभग 1947 तक भारतवर्ष में राज करने वाला देश, उस देश के संविधान में रीति रिवाज परंपराएं को माना जाता है। उसी तरह उस समय न्याय, हमारे संस्कृति में न्याय ये क्षेत्र, कानून, रीति रिवाज का नाम धर्मन था। क्या था? धर्मन। रीति रिवाज के मुताबिक भी न्याय दिलाया जाता था। कई कई कानून की चौखंडे भी बनाए गए थे, लेकिन संविधान, राज्य घटना ये अल्पाज नहीं थे उस समय। कायदे मंडल, न्याय मंडल, विधि मंडल ये भी अल्पाज नहीं थे उस समय। उस समय केवल मात्र न्याय एक सूत्री थी, एक संस्था थी। इसके लिए कुछ हथखंड बनाए गए थे जो अलिखित थे। राजाओं का राज्य कारभार चलाने तो राजाओं के राज्यसभा के द्वारा, उसे कानून कहलाया जाता था। उसके बाद में कुछ रीतियां थी, रीति भातियां, परंपराएं, प्रथाएं थी, उसके मुताबिक ही न्याय दिलाया जाता था। उसका नाम था धर्मन। जैसा कि आज भी कहलाया जाता है, बहुत सारे विख्यात पंडित कहते हैं कि जीवन यापन मानव जात का धर्म के मुताबिक चलना चाहिए। एक धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब, बहुत सारे विचारवंतों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दिलाई है, लेकिन सारा सार ये होता है कि विशिष्ट मात्रा में या विशिष्ट रीति रिवाजों के साथ एक मानव ने दूसरे मानव के साथ मानवीयता के आधार पर सुसंबंध रखना चाहिए, जिसे इंसानियत कहलाया जाएगा, जिसे
जो दुख हमें पसंद है वो दुख दूसरे को नहीं देना चाहिए। जो हमारे शारीरिक ईजाएं हमें पसंद नहीं, तकलीफ देती है, वो दूसरे के शरीर को हमें नहीं करनी चाहिए। उस मुताबिक ऐसी कुछ हथखंड है जिसे धर्म कहलाया गया है, उसे ही यहाँ पे इस युग में धर्म नाम दिलाया गया था। इसके बाद देखते हैं हम, तथा न्याय व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे और एक बात आ गई है ऋग्वेद काल में, और न्याय व्यवस्था, इसके बाद गांव के न्यायाधीश को ग्राम में व्याधित कहते थे। ध्यान रखिएगा, न्याय व्यवस्था ऋग्वेद कालीन न्याय व्यवस्था या आर्य सभ्यता की न्याय व्यवस्था में हम देख रहे हैं जो कानून रीति रिवाज के मुताबिक चलाया जाता था उसे धर्म कहलाया जाता था। और गांव या ग्राम के न्यायाधीश को ग्राम्यवादीन कहते थे। इन्हें ग्राम्यवादीन यह अल्फाज दिला है जो गांव के या ग्राम के न्याय करने वाले एक अधिकारी थे, उसको कहलाया जाता है ग्राम्यवादीन, जो न्याय निवाड़ा करते थे कानून रीति या धर्म के मुताबिक। चलो आगे देखते हैं। और इस समय कुछ ऐसी प्रथाएं थी, ऑर्डियल प्रथा थी। ऑर्डियल प्रथा का नाम ख्याल में रखिएगा। ऑर्डियल प्रथा के मुताबिक सजा दिलाई जाती थी, जिसमें वो हत्यारे थे, वो रास्ते थे गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि, पानी परीक्षा लेना। एक ग्राम में जब न्यायदान का कार्य होता था उस समय जो ग्राम्यवादी न्यायाधीश का नाम था, पद का नाम था ग्राम्यवादी, ये न्याय दिलाते समय कुछ ऐसे हथकंडे अपना लेते थे कि जिसका नाम गर्म कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था गुनहगार के ऊपर। अग्नि में से परिचालन या अग्नि परीक्षा जिसे कहते हैं वो भी ली जाती थी। उसके बाद में पानी में छलांग लगाना या भरे तालाब में ढकेल देना, उसमें से बचा तो बचा। इस प्रकार की उस समय सजाएं थी ग्राम लेवल। अब इसके बाद देखते हैं हम, और ऋग्वेद काल में ख्याल में रखिएगा, ऋग्वेद आर्य संस्कृति में ऋग्वेद काल में ही गांव के न्यायाधीश को ग्राम्यवादी, यानी ये पद का नाम था ग्राम्यवादी, लेकिन ऋग्वेद काल में ही न्यायाधीश को, ये गांव वाले न्यायाधीश हो गए, और बड़े पैमाने पे जो न्यायाधीश थे उनको प्रश्न विनाप कहा जाता था। इसके ऊपर जरूर सवाल आ सकता है। प्रश्न विनाप कहा जाता था जो ऋग्वेद काल में बड़े शासन इकाई के लेवल पे कार्यरत थे, जिनका न्यायाधीश को प्रश्न विनाप ये नाम दिलाया गया था। छोटे लेवल पे ग्राम्यवादी नाम दिलाया गया था। चलो आगे देखते हैं, इसका सामाजिक जीवन किस प्रकार था। आर्य संबंधी जो वैदिक संस्कृति चलाई जा रही थी, जो ऋग्वेद कालीन में थी उस समय, अब देखते हैं हम सामाजिक जीवन यापन किस तरह से चलाया जाता था। क्योंकि इतनी सारी बातें, इतनी सारी अटकलें, इतनी सारी चर्चा है, अगर इंसान का सामुदायिक जीवन यापन होगा तो ही चलेगा। जब इंसान नहीं होंगे, मानवीय जमात का रहना नहीं होगा, सामुदायिक रहना नहीं होगा, समाज जीवन नहीं होगा, तो इस चीज का कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए अब मेन तौर पर देखते हैं हम सामाजिक जीवन की स्थितियां क्या प्रकार थी, किस प्रकार थी। आर्य समाज पितृसत्ता था। सबसे पहले बात, आर्य समाज ग्रामीण जीवन में बैठा था। आर्य समाज पितृसत्ता पद्धति का था, क्योंकि आर्यों में पिता ही उसके प्रमुख थे। जिनका परिवार है, जिनका गुरु है, उसके प्रमुख पिता थे। वो एक शासन इकाई भी है, लेकिन पारिवारिकता के लेवल पे आर्य समाज में पितृसत्ता पद्धतियाँ थी। यानी एक परिवार का प्रमुख पिता था और पिताजी के ऊपर ही सब कुछ चलाया जाता था, वो कार्यकाल एक परिवार का। उसके बाद में दूसरा देखते हैं हम,
आर्य समाज के समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी। आर्य समाज में वैदिक कालखंड में आर्य सभ्यता एक संयुक्त परिवार से चलती थी। आज के जमाने में अत्याधुनिक युग में विभक्त परिवार होने लगे। विभक्त परिवार की स्थितियां और संयुक्त परिवार की स्थितियां बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन समय स्थितियों के मुताबिक ये हो चुका है। आर्य कालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। अब दूसरी बात देखते हैं हम, स्त्रियों की क्या स्थितियां होंगी उस समय। स्त्रियों की स्थितियां बहुत ही अभूतपूर्व और सम्मानजनक पूर्वक थी। हमारे वैदिक संस्कृति ने हमें स्त्रियों की स्थितियों के बारे में बहुत भव्यता, उच्चतमता दर्शाई है। सम्मानजनक स्थितियां थी हमारे स्त्रियों को। अंतरजातीय विवाह मान्य था। अब अंतरजातीय विवाह उस समय भी था। अंतरजातीय विवाह हमारे आज के आधुनिक भारत में, आधुनिक समाज में भी है, लेकिन उस समय जो अंतरजातीय विवाह था वो आर्य में होता था, आर्य अनार्य में नहीं होता था। अनार्य में अंतरजातीय जो भी स्थितियां होगी, जो भी जात होंगे, उनमें होता था। आर्य में भी कई गढ़ थे, कई कबीले थे। लगभग आज के जमाने में 12.5 जातियां हैं। उस समय उनमें भी 12.5 है, जो भी जातियां होंगी, लेकिन अंतरजातीय विवाह ये हमारे वो कबीले में होता था, दूसरे कबीले के साथ नहीं होता था। आर्य का अनार्य के साथ नहीं होता था और अनार्य का आर्य के साथ नहीं होता था। अब अंतरजातीय विवाह मान्य था। विधवा विवाह भी प्रचलित था। विधवा विवाह भी प्रचलित था, यानी उस समय विधवा विवाह प्रचलित स्थितियां थी, जो ईस्वी 1500 की सदी की बात चल रही है। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं लगभग जब सामान्य तौर पर जो परिवार था उसमें एक औरत, एक इंसान था। एक स्त्री के साथ एक सामान्य परिवार का आदमी विवाह करता था, लेकिन जो अमीर थे, सामंत थे, पैसे वाले थे या राजा महाराजे थे, वो एक के सिवाय अनेक स्त्रियों के साथ विवाहबद्ध होते थे, जो रीति थी, जो एक सभ्यता के तौर पर माना जाता था। अनेक बहुभार्या विवाह पद्धति आर्यकाल की संस्कृति वैदिक संस्कृति में दिलाई गई है, जो ईस्वी 1500 में थी। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी बात। इसमें खास तौर पर स्त्रियों के धार्मिक स्थिति देखते हैं। स्त्रियों को धार्मिक स्थिति में भी, यज्ञ में भी भाग लेती थी। वैदिक संस्कृति में स्त्रियां धार्मिक विधि जब होता था, यज्ञ यागादि धर्मकांड बड़े बड़े लेवल पे होते थे या छोटे लेवल पे होते थे या गृहों में होते थे, वैसे समय स्त्रियां यज्ञ यागादि धर्मकांड में सम्मिलित होती थी, यानी उसको भाग लेने के कोई विरोध नहीं था, वो आसानी से भाग लेती थी। इसके बाद में देखते हैं हम शिक्षा, नृत्य, संगीत, ये स्थितियां भी स्त्रियों को प्राप्त थी। आर्य संबंधी वैदिक संस्कृति में शिक्षा थी, एजुकेशन था, और जो स्त्रियों के लिए भी खुला था, कोई प्रतिबंधन नहीं था। उसके बाद में नृत्य कलाएं, संगीत सुनना, वादन कलाएं, गायन कलाएं, इसके लिए भी स्त्रियों को पूरी तरह से सम्मति प्राप्त उस संस्कृति ने दिलाई थी। अब एक विशेष बात यहाँ पे देखिएगा, एक बात थोड़ी अलग लगती है। आर्य वर्ण एवं दास्य वर्ण, इसका मतलब आर्यों
जिसके ऊपर जितनी भी जातियां होंगी, जितने भी कबीले होंगे या जितनी भी टोलियां होंगी, अलग अलग प्रकार की, एक लेवल की टोलियां नहीं थी, अलग अलग लेवल की टोलियां थी। क्योंकि सबसे पहले जब आर्य आए थे तो यहाँ पर रहने वालों के साथ झगड़ा किया, उनको बाजू में कर दिया। फिर दूसरे जब आर्य की टोली आई तो पहले आर्य वालों के साथ में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। ऐसा कर करके अनेक उन आर्य आर्यों में अनेक भाग पड़ चुके थे, जो किसी को छोटे समझते थे, किसी को उच्चतम लेवल के समझते थे। तो छोटे लेवल और उच्चतम लेवल के जो आर्य थे उनमें आंतर जातीय संबंध होते थे वैवाहिक, लेकिन आर्यों के अनार्यों के साथ संबंध वैवाहिक स्थितियां नहीं थी। रोटी व्यवहार भी नहीं था और बेटी व्यवहार भी नहीं था, और नियोग प्रथा थी। अब नियोग प्रथा के बारे में हम क्या सोचेंगे, क्या होता है नियोग प्रथाएं? ऐसा मानकर चलिए कि परिवार के किसी पुरुष सदस्य की मृत्यु हो गई और वो उसकी जो स्त्री थी वो स्त्री को किसी प्रकार की औलाद उत्पन्न नहीं हुई। ऐसे समय वो स्त्रियां अपने परिवार के, अपने पति के छोटे देवर जी के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपने भविष्य के लिए पुत्र हासिल कर सकती थी, पुत्र या पुत्रिया जो भी। इसके लिए नियोग प्रथा कहलाया जाता है इस स्त्रियों को। इसके बाद में देखते हैं हम, स्त्रियों को राजनीतिक एवं संपत्ति का अधिकार नहीं था। सबसे बड़ी बात जो हमें वैदिक संस्कृति दिलाती है, स्त्रियों को राजनैतिक अधिकार नहीं थे। जैसे इसके पहले हमने कहा है कि सभा में महिलाएं आती थी, जो सभा ज्येष्ठ कबीलों के ज्येष्ठ सदस्यों की थी, उन्हें राज्य कारभार करने का अधिकार था। लेकिन उनमें जो महिलाएं आती थी उसे सभावती कहलाया जाता था। कुछ कालांतर के बाद, ऋग्वेद के बाद में जब अथर्ववेद की उपलब्धि हुई, उसमें साफ तौर पर कहा गया है, कवि समिति में जो भी सदस्य थे, महिलाएं भी थी और ये भी थे, पुरुष भी थे, लेकिन राजनैतिक लेवल पर ऋग्वेद कालीन परिस्थिति के अंतिम स्थिति में महिलाओं को राजनीतिकता का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार समाप्त करवा दिया गया था। ये इस संस्कृति की विशेषताएं है। तो देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में आर्य संबंधी जो वैदिक संस्कृति, जो संस्कृति हमारे भारत में, तत्कालीन अर्वाचीन भारत में तीसरे नंबर पे आई थी। पहले नंबर पे आने वाली संस्कृति थी ताम्र संस्कृति। ताम्र संस्कृति में 5 प्रकार पड़े हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की संस्कृति, जो संभव संस्कृति कहलाया जाता है। उसका चलन हुआ, उसका भी हरण हुआ, वो भी समाप्त हो गई। उसके बाद में तीसरे जमाने में आई हमारे यहाँ पे आर्यों से संबंधित वैदिक संस्कृति, जो ईस्वी सन 1500 में दिलाई गई है। किस प्रकार से बनाई गई है, राजसूत्र क्या थे, राजसभाएं किस तरह से थी, राज्य कारभार किस तरह से चलाया जाता था, महिलाओं की स्थितियां क्या थी, महिलाओं को कौन कौन से हक दिलाए गए थे, संपत्ति और राजनीतिक अधिकार समाप्त हो चुके थे महिलाओं के। बाकी नृत्य, कला, गायन, शिक्षा प्राप्त करना, विवाह प्रथा, दुय्यम विवाह, ये भी चल रहा था, विधवा भी चालू था, सब बातें थी। और ये आज जो हमने देखा, ये भाग 1 था वैदिक संस्कृति का, भाग 1, इसके ऊपर चैप्टर हुआ। इसके बाद भाग 2 पे वैदिक संस्कृति में चैप्टर लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें यदि आप ऑप्शनल लेवल पे यूपीएससी को या एमपीएससी को, प्रदेश सर्विस कमीशन को
या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को या कंबाइन को हिस्ट्री ऑप्शनल लेवल पे सब्जेक्ट लेते हैं तो ये क्लासेस पे जरूर ख्याल दीजिएगा। एवं सभी परीक्षाओं में प्रतियोगिता जितनी भी परीक्षाएं होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन पद को भरने के लिए ली जाती है सभी के ये कामयाबी आपको हासिल कर देगी। तो आज के क्लास में यहाँ तक। थैंक यू सो मच।